जरा सोचिए, आज से बस 15 साल पहले देर रात भूख लगती थी तो क्या करते थे? मैगी? या फिर बस सो जाते थे? आज आज तो बस फोन उठाया, ऐप खोला और बूम, खाना दरवाजे पर। इस पूरे बदलाव के पीछे ना एक बहुत बड़ी कहानी है, और उस कहानी का हीरो है ज़ोमैटो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऑफिस की एक छोटी सी मामूली सी परेशानी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में कैसे तब्दील हो गई। चलिए आज ज़ोमैटो की इसी कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं। ये कहानी है एक छोटे से आइडिया की, जिसे इन्वेस्टर्स का साथ मिला और देखते ही देखते वो एक ऐसा नाम बन गया जो आज हर घर में जाना जाता है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक आइडिया ने देश में खाना ऑर्डर करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती कहां से है? कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत होती है। देखते हैं ज़ोमैटो की शुरुआत कहां और कैसे हुई। बात है साल 2008 की। जगह थी बेन एंड कंपनी का ऑफिस। और परेशानी, अरे परेशानी तो वो थी जो हम सब ने कभी ना कभी झेली है। सोचिए, लंच का टाइम है और सब लोग मेन्यू कार्ड्स के ढेर में उलझे हुए हैं, अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बस यही सीन दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा रोज देखते थे, और उन्होंने सोचा, यार इसका कोई तो बेहतर तरीका होना चाहिए। और उन्होंने हल क्या निकाला? बहुत सिंपल, एक इंटरनल वेबसाइट बनाई, नाम रखा foodybay.com। काम, बस ऑफिस के आसपास के सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू स्कैन करके उस पर अपलोड कर दिए। और जानते हैं क्या हुआ? ये आइडिया ऑफिस में आग की तरह फैल गया, एकदम वायरल। तभी उन्हें क्लिक हुआ कि अरे ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे ऑफिस की नहीं, ये तो हजारों लाखों लोगों की जरूरत है। तो 2010 आते आते फूडीबे काफी पॉपुलर हो गया। पर टीम को एक ऐसा नाम चाहिए था जो सुनने में टोमेटो जैसा लगे पर थोड़ा अलग हो, ताकि कॉपीराइट का कोई चक्कर ना हो। और हाँ, नाम में एक ग्लोबल फील भी होनी चाहिए। और बस यहीं से जन्म हुआ ज़ोमैटो का। एक छोटा कैची नाम जो उनके बड़े बड़े ग्लोबल सपनों के लिए एकदम परफेक्ट था। तो नाम फाइनल हो गया, आइडिया चल पड़ा। अब बात करते हैं उस दौर की जब ज़ोमैटो ने असल में रफ्तार पकड़ी और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। जरा इनकी ग्रोथ की स्पीड देखिए। 2008 में फूडीबे शुरू हुआ, 2010 में ज़ोमैटो बना, 2011 में उन्हें मिली पहली फंडिंग $1 मिलियन की। और पैसा मिलते ही उन्होंने इंतजार नहीं किया, अगले ही साल 2012 में सीधा यूएई में लॉन्च करके इंटरनेशनल हो गए। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी शुरू से ही। और ये उस समय के किसी भी इंडियन स्टार्टअप के लिए एक बहुत बहुत बोल्ड मूव था। सोचिए, ज्यादातर कंपनियां पहले अपने देश में डोमेस्टिक मार्केट में पूरी तरह जमने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज़ोमैटो ने तो शुरू से ही दुनिया के नक्शे पर छा जाने का इरादा एकदम साफ कर दिया था। ठीक है, ग्रोथ तो समझ आ गई, पर बड़ा सवाल यह है कि ज़ोमैटो आखिर पैसा कैसे कमाता है? इनका बिजनेस मॉडल क्या है? चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। ज़ोमैटो का असली कमाल है उनके एक से ज्यादा कमाई के जरियों में। वो सिर्फ फूड डिलीवरी के कमीशन पर डिपेंडेंट नहीं है, नहीं, वो रेस्टोरेंट से अपनी ऐप पे टॉप में दिखने के लिए एडवर्टाइजिंग का पैसा लेते हैं। ज़ोमैटो प्रो जैसे सब्सक्रिप्शन प्लान से कस्टमर्स को डिस्काउंट देकर अपने साथ जोड़े रखते हैं, और तो और हाइपर प्योर के जरिए वो रेस्टोरेंट्स को अच्छी क्वालिटी का सामान भी सप्लाई करते हैं। एक ही इकोसिस्टम से कई तरीकों से कमाई, कमाल है। पर सुनिए, ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सफलता का ये रास्ता ना फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा था। ज़ोमैटो के सफर में भी एक से बढ़कर एक मुश्किलें आईं। हर तरफ से मुश्किलें थी। एक तरफ स्विगी जैसा तगड़ा कंपटीशन, दूसरी तरफ प्रॉफिट में आने का जबरदस्त प्रेशर। फिर 2019 में डिलीवरी पार्टनर्स की हड़तालों ने उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। और जब लगा कि शायद अब सब ठीक होगा, तभी आ गई कोविड-19 महामारी, जिसने तो रेस्टोरेंट बिजनेस की कमर ही तोड़ दी। एक पल को तो लगा कि भाई अब खेल खत्म। लेकिन यहीं ज़ोमैटो की असली ताकत सामने आई, और वो ताकत थी वक्त के साथ बदलने की, यानी एडेप्टेबिलिटी। जब रेस्टोरेंट बंद हुए तो उन्होंने फौरन ग्रोसरी डिलीवरी शुरू कर दी। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी जैसे ऑप्शन लाकर लोगों का भरोसा जीता। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ खाना पहुंचाने वाला ऐप नहीं बल्कि एक जरूरी सर्विस है। और इन सब मुश्किलों से निकलकर अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हर स्टार्टअप का सपना होता है, आईपीओ, यानी कंपनी का पब्लिक होना। देखिए, आईपीओ तक पहुंचना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा और इन्वेस्टर्स का अटूट भरोसा।
जोमैटो ने टाइगर ग्लोबल और एंड फाइनेंशियल जैसे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से $2.5 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग उठाई थी। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत था कि दुनिया को जोमैटो के आइडिया पर कितना कितना ज्यादा यकीन था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, जुलाई 2021। जोमैटो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला इंडिया का पहला फूड टेक यूनिकॉर्न बन गया। सोचिए, पहला। ये सिर्फ जोमैटो की जीत नहीं थी, ये जीत थी हर उस इंडियन स्टार्टअप की जो कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा था। और आईपीओ कितना सक्सेसफुल रहा, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयर का प्राइस 80% ऊपर चला गया। इसने मार्केट को एक क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया की टेक कंपनियां अब ग्लोबल स्टेज के लिए तैयार हैं और इन्वेस्टर्स उन पर पैसा लगाने के लिए भी तैयार हैं, भले ही वो उस वक्त प्रॉफिट में ना भी हों। आईपीओ के बाद जोमैटो शांत नहीं बैठा। उन्होंने इस पैसे और मार्केट के भरोसे का जबरदस्त इस्तेमाल किया। पहले 2020 में उबर ईट्स इंडिया को एक्वायर करके एक बड़े कॉम्पिटिटर को ही खत्म कर दिया, और फिर 2022 में ब्लिंकिट को खरीदकर क्विक कॉमर्स यानी 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी वाले मार्केट में एंट्री मार ली। ये थे जोमैटो के मास्टर स्ट्रोक। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? 4 जरूरी बातें। पहली, अपने आसपास की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही बड़े मौके छुपे होते हैं। दूसरी, इनोवेशन कभी नहीं रुकना चाहिए। तीसरी, कस्टमर ही किंग है, उसका एक्सपीरियंस सबसे जरूरी है। और चौथी और सबसे जरूरी, वक्त के साथ बदलो, वरना वक्त आपको बदल देगा। तो अगली बार जब कोई छोटी सी प्रॉब्लम परेशान करे ना, तो उसे इग्नोर मत करना। क्या पता वही आपका अगला $1 बिलियन आइडिया हो। तो दोस्तों, ये थी जोमैटो की एक ऑफिस के आइडिया से $1 बिलियन आईपीओ तक की जबरदस्त कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है। अगला केस स्टडी किस कंपनी पर देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।